चलो बच्चों, तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है काइनेटिक्स ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन या सीरीज रिएक्शन। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन या सीरीज रिएक्शन का मतलब क्या है, पहले तो वो समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी काइनेटिक्स कैसे लिखना है। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं सीरीज रिएक्शन को। सीरीज रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। तो बात की जा रही है कि सीरीज रिएक्शन कहिए या आप कह सकते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, एक ही बात है। अब सीरीज रिएक्शन कहें या सीक्वेंशियल रिएक्शन कहें तो बच्चों ये किस तरह से होती हैं, देखिए। जैसे एक रेगुलर केमिकल रिएक्शन कैसे होती है ना, जैसे अगर हम कहें कि भाई एक नॉर्मल या एक रेगुलर, एक साधारण सी रिएक्शन कैसी होती है। एक रेगुलर रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड होता है कोई रिएक्टेंट और एक से अधिक रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, और वो आपस में क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और एक या एक से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज अ नॉर्मल रेगुलर रिएक्शन, और यू कैन से दिस इज अ नॉर्मल यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। This is a normal unidirectional chemical reaction. अब ये जो सीरीज रिएक्शन है उसमें भाई क्या स्पेशल है, देखो भाई अभी तक अगर केमिस्ट्री थोड़ी बहुत हम लोगों ने सीखी है तो उसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात तो पढ़े थे जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम करते थे, या केमिकल काइनेटिक्स में भी देखे। लेकिन ये जो सीरीज है या आप कहें सीक्वेंशियल है, इसका मतलब क्या है। सीक्वेंशियल है, इसका मतलब क्या है। तो सीक्वेंशियल का मतलब बहुत ही इजी है। होता क्या है बच्चों कि यहां पर इस तरह से मामला चलता है, जैसे ए से बना बी, यू स्टार्टेड विथ ए एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज बी। लेकिन अभी रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं हुई, फिर जो बी है वो भी मान लीजिए कन्वर्ट होकर सी में चेंज हो जाए, सी बना दे। मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो है एक स्टेप में ना होकर एक से ज्यादा स्टेप में हो जाए, देन यू कॉल इट सीक्वेंशियल या सीरीज रिएक्शन। अब सीक्वेंशियल या सीरीज बच्चों, जैसे यहां पर आप देखें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप। बच्चों दो से अधिक स्टेप्स भी आसानी से पॉसिबल हैं, लेकिन हम लोग 2 स्टेप तक की ही बात करेंगे क्योंकि हमें काइनेटिक्स समझनी है। अच्छा, जब बात सीरीज रिएक्शन की हो, हम लोग आगे भी और भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस करेंगे, जैसे सीरीज हो गया, फिर पैरेलल हो गया, फिर रिवर्सिबल हो गया। तो उस सीरीज में मतलब उस क्रम में जो श्रेणी का जो पहला है दैट इज सीरीज रिएक्शन। तो इस सीरीज रिएक्शन में 2 स्टेप आपको नजर आ रहे हैं, फर्स्ट A to B एंड देन B to C। तो देखा जाए, अगर आप इसको ब्रेक करके देखें तो ये दरअसल एक रिएक्शन ना होके 2 अलग अलग रिएक्शन है, बस इतनी सी बात है। दीज आर टू सेपरेट केमिकल रिएक्शन, और उन दोनों को मिला दीजिए तो वही एक सीरीज तैयार हो गई। अब सीरीज रिएक्शन में हमें ये कैसे, क्या मतलब है, इसको क्या पढ़ने से क्या तात्पर्य है, देखिए होगा क्या। सबसे पहले तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की ही बात करेंगे, यानी कि यहां पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है अबाउट द सीरीज और सीक्वेंस, वो इंफॉर्मेशन ये है कि पहली बात ये दी हुई है दैट बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर, ये दोनों ही बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। ये दोनों ही कैसी है, ये दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, और क्या क्या जानकारी है, और एक जानकारी ये भी है कि ये जो 2 रिएक्शंस हैं, इन दोनों रिएक्शन के रेट कांस्टेंट भी हमें गिवन है, क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा आपको। तो द सेकेंड इंफॉर्मेशन इज गिवन K1 एंड K2, K1 and K2. What are these 2 things? These are rate
constants. So this information is also given. इसके साथ साथ और क्या होता है, इसके साथ साथ कह देंगे कि भाई हमारे पास जो A है उस A का इनिशियल कुछ क्वांटिटी आपको दे दिया जाएगा बच्चों. तो दिस वुड बी योर थर्ड इंफॉर्मेशन. जो थर्ड इंफॉर्मेशन रहेगी इस तरह के क्वेश्चंस में वो क्या होगा कि लेट्स से द इनिशियल concentration of A and that is equal to A naught. Concentration भी कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर भी कह सकते हैं, या मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी एक्टिव मास का टर्म कहा जा सकता है. सो दैट इज गिवन फॉर दिस A, मीन्स जिससे शुरुआत हुई. अब आपने A का इनिशियल कंसंट्रेशन यू स्टार्टेड विद A नॉट और उससे फर्स्ट ऑर्डर एक रिएक्शन हुई तो B बना, और फिर B भी जो है फर्स्ट ऑर्डर से डिसइंटीग्रेट हो गया, या फर्स्ट ऑर्डर से उसमें भी क्या हुआ, चेंजेस हुए, एंड फाइनली यू आर गेटिंग C. और इन दोनों फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमें मालूम है. अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है. 3 सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चों. क्या क्या 3 सवाल पूछे जा सकते हैं. पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपने जो ये A नॉट से स्टार्ट किया था, बताइए कि से आफ्टर टाइम T हाउ मच इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ दिस A. ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शुरुआत में तो कोई B नहीं है आपके पास, चलिए बताइए T टाइम बाद कितना B हो जाएगा. और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि शुरुआत में तो आपके पास C था ही नहीं, तो बताइए T टाइम बाद कितना C हो जाएगा. मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A तो दे दिया है A नॉट, इसी के साथ साथ एक बात चलिए और भी लिख लेते हैं, दैट ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है किसका, B का और C का, वो निल है, कुछ नहीं है. वो प्यारे बच्चों बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, निल एकदम जीरो है. तो दीज थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन. अब हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि से वी स्टार्टेड विद दिस A नॉट, देन आफ्टर टाइम T हाउ मच इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस A, हाउ मच इज द कंसंट्रेशन ऑफ B, हाउ मच इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस C. तो देखो कैसे किया जाए, बहुत आसान है. तो पहले तो बच्चों इसका हम पूरा एनालिसिस कर लेते हैं और सारे रिजल्ट्स निकल आएंगे. अब आप अगर एनालिसिस याद रख पाए तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं भी रख पाए तो एटलीस्ट यू मस्ट रिमेंबर द रिजल्ट्स. सो दैट इज द मस्ट कि आपको रिजल्ट बच्चों याद रखने ही पड़ेंगे. देखो तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यूं पूछा जाएगा, दैट फाइंड एक्टिव मास ऑफ, एक्टिव मास, बार बार हम एक्टिव मास टर्म का यूज प्रेफर करते हैं, कारण यह है कि ये एक्टिव मास बच्चों कंसंट्रेशन, फिर पार्शियल प्रेशर और फिर मोल फ्रैक्शन सबको कवर कर लेता है. तो ये कुछ भी हो सकता है एक्टिव मास. सो फाइंड एक्टिव मास ऑफ A, B एंड C आफ्टर टाइम T. T टाइम बाद आपको बताना है कि इन तीनों का एक्टिव मास क्या होगा. So this is the question which would be asked. चलिए अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की. कैसे करना है बच्चों, गौर से समझो. तो वैसे तो इसका पूरा जो प्रोसेस है वो अपने आप में बहुत इजी है, नथिंग वेरी टफ, बट स्टिल अगर आप याद ना रख पाए तो आपको रिजल्ट तो बच्चों जरूर याद रखने हैं. देखो, लेकिन नेचुरली ये थोड़ा सा नया है काइनेटिक्स में, तो गंभीरता से समझेंगे. तो यहां हम फिर से लिख लेते हैं. देखो क्या हुआ था कि A से बन रहा था B और फिर B से बन रहा था बच्चों C. सो दिस इज योर B एंड दिस इज योर C. अब पहले तो थोड़ा सा इसका जो बेसिक फिजिकल जो इसका समझने का तरीका है उसको जरा देखें कि आपने से स्टार्ट किया से T इक्वल टू 0 पर, यू स्टार्टेड विद दिस A नॉट and you have nothing for B and nothing for C. अब थोड़े से टाइम के बाद क्या हुआ होगा, या इस पूरे सिस्टम में क्या हो रहा है. देखो क्या हो रहा है,
ए जो है वो डिकम्पोज होकर बी का फॉर्मेशन कर रहा है। ए डिकम्पोज होकर बी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जितना ए खर्च हुआ उतना ही नेट बी बना, तो गलत हो जाएगा। कैसे? अब बच्चों क्या है कि बी जो है उसका मामला ही तो यहां सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, बी ही सबसे ज्यादा यहां पर क्रूशियल है। कारण यह है कि जो बी है वो एक तरफ से तो बन रहा है, बी का बनने का रेट क्या है? जो ए के डिकम्पोज होने का रेट है। लेकिन साथ ही जो बी है वो खर्च भी तो हो रहा है, डिकम्पोज भी तो हो रहा है। तो बी के डिकम्पोज होने का रेट क्या है? जो सी के बनने का रेट है। गौर से समझो, ए जिस रेट से डिकम्पोज होगा बी उसी रेट से बनेगा, और बी जिस रेट से डिकम्पोज होगा सी उसी रेट से बनेगा। तो ए और सी ये दोनों जो है बच्चों बी से थोड़े से अलग हैं। क्यों अलग हैं? ए का मामला सीधा सीधा है कि इसको डिकम्पोज होना है, और सी का भी मामला एकदम सीधा सीधा है कि इसका फॉर्मेशन होना है। इनके साथ एक ही एक काम हो रहा है, जिनको दोनों को मैंने पिंक से कर दिया। लेकिन ये जो बी है वो बड़ा स्पेशल है, ये बन भी रहा है, खर्च भी हो रहा है। अब इस बी के चलते ही ये पूरा सिस्टम बहुत स्पेशल हो जाता है। देखो कैसे, समझे? अच्छा, और एक बात और भी है कि चूंकि इन दोनों रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट भी दे रखे हैं, और ये दोनों रिएक्शंस कैसी हैं? ये दोनों ही रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। फाइन। तो अगर हम ऐसे कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, या प्यारे बच्चों इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए। तो ये क्या होगा बोलो? तो ए के खर्च होने का रेट क्या लिखोगे? माइनस डी ए बाई डी टी। ये हो गया ए के खर्च होने का रेट। अब ए के खर्च होने के रेट को ही हम लोग बच्चों क्या कह देंगे? हम ए के खर्च होने के रेट को कहेंगे दैट दिस इज के ए। रेट क्या होता है? रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन टू द पावर 1, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो ये जो ए है इस रेट से डिकम्पोज हो रहा है, और उसका रिप्रेजेंटेशन होगा माइनस डी ए बाई डी टी। सो दिस माइनस डी ए बाई डी टी इज K1A. Okay, so this is your first result. ये बच्चों आपकी पहली इक्वेशन हो गई, नॉट रिजल्ट, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने सीखा कि ए किस रेट से डिकम्पोज हो रहा है, या उसका रिएक्शन का रेट क्या है। तो दैट इज K1A या माइनस डी ए बाई डी टी। अच्छा, अब या इसी को आप ऐसे कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब चलो ये तो नंबर हो गया ए का, बातचीत एक ही हो गई। अब जरा बी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो बी को समझते हैं, बी क्या हो रहा है। अब बी की अगर बात करें तो बी बच्चों बन भी रहा है और खर्च भी हो रहा है। तो बी बन किस रेट से रहा है? बी इसी रेट से बन रहा है जिस रेट से ए खर्च हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बी का खर्चा भी हो रहा है, बी का फॉर्मेशन भी और बी का डिकम्पोजिशन भी है। तो देखें जरा इसको समझें। अब अगर बच्चों बी की बात करें तो इस तरह से देखें कि दैट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, वो क्या है? अब देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी का मतलब हम यहां पर लिखते हैं दैट दिस इज डी बी नेट बाई डी टी। दिस इज व्हाट? दिस इज डी बी नेट बाई डी टी। अब बी का जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा? देखो पहले हम मैथमेटिकली लिख देते हैं फिर समझाते हैं। तो वो होगा बच्चों माइनस डी ए बाई डी टी माइनस
dB/dt, और इसमें एक माइनस भी आएगा। देखो इसका मतलब क्या है, गौर से समझे भाई, यही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। कैसे? अच्छा ये क्या है जो माइनस dA/dt है? ये जो माइनस dA/dt है वो है A के डिकम्पोज होने का रेट, या आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। व्हाट इज दिस? This is rate of formation of B। अच्छा, और ये क्या है? ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B क्यों लिखा है? क्योंकि ये चलो लिख ही लेते हैं। दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A। दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A। अच्छा ये क्या है? माइनस dB/dt। ये तो हो गया बच्चों A जिस दर से खर्च हो रहा था B उस रेट से फॉर्म हो रहा था। अच्छा, और ये क्या है? अब B भी तो साइमल्टेनियसली डिकम्पोज हो रहा है, C में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है? दिस इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, और यू कैन से रेट ऑफ कंजम्पशन, एक ही बात है। दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B। दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B। तो B जो है इस रेट से तो बन रहा है और इस रेट से खर्च हो रहा है। तो जो नेट चेंज हुआ या जो नेट रेट हुआ B का, वो क्या हुआ कि नेट कितना फॉर्म हुआ। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज व्हाट, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें आप, तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी कहा जा सकता है दैट दिस इज नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। लेकिन अब मैंने नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B क्यों नहीं लिखा? उसका रीजन है बच्चों, देखो रीजन क्या है। अब जैसे अपना ये जो सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस में शुरुआत में तो A है, फिर B है और फिर C है। तो A के बारे में तो क्लियरली समझ आ रहा है कि A का तो कंजम्पशन ही होना है, डिकम्पोजिशन ही होना है, और C का फॉर्मेशन ही होना है। लेकिन B के बारे में कुछ कह नहीं सकते। कैसे? ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन के ड्यूरेशन में कि कोई समय ऐसा हो कि बच्चों B का नेट फॉर्मेशन हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि B के बनने की रेट ज्यादा और खर्च होने की रेट कम हो, तो नेट B का कंसंट्रेशन बढ़ता रहे। और बच्चों ऐसा भी हो सकता है इस रिएक्शन में कि B के बनने का रेट कम हो जाए, मतलब ये हिस्सा कम हो जाए और ये हिस्सा ज्यादा हो जाए, यानी कि आमदनी कम खर्चा ज्यादा, तो B क्या हो, घटता रहे। तो इस सीरीज में दोनों बातें पॉसिबल हैं। एक तो ये भी पॉसिबल है कि B का नेट जो कंसंट्रेशन में बढ़े किसी समय, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि घटने भी लगे। अच्छा ये कैसे होता है, इस बात को भी समझें, देखें जरा गौर से। हम सब लोग समझ रहे हैं कि ये सारी बातचीत जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए चल रही है। ठीक, गौर से समझिएगा, ये सारी बातचीत फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए चल रही है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने ये भी सीखा है कि रेट जो है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। तो ये जो शुरुआत की आपने A से, यू स्टार्टेड विथ A, तो शुरुआत में तो केवल A ही है, B और C तो है ही नहीं। तो A बड़ी तेजी से डिकम्पोज होगा। क्यों डिकम्पोज होगा? क्योंकि इस फॉर्मूले में, प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले में जो आप माइनस dA/dt लिख रहे हैं, वो दरअसल क्या है? वो है K1A। तो A बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा होगा, यानी कि A का डिकम्पोजिशन बहुत तेज होगा, या यूं कहें कि B का फॉर्मेशन भी बहुत तेज होगा। तो शुरुआती दौर में B बहुत तेजी से बन रहा होगा बच्चों, धड़ाधड़ बन रहा होगा, यानी इसका कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा होगा। अच्छा, उसी शुरुआती दौर में एक बात और भी समझे, जैसे हम कहें कि भाई ये जो माइनस dB/dt ये क्या है सर? तो माइनस dB/dt है B के खर्च होने का रेट। तो ये क्या होगा सर? अरे ये तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा K2 कंसंट्रेशन ऑफ B। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसकी पावर 1, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो बच्चों गौर से समझें कि शुरुआत में A बहुत तेजी से कंज्यूम होगा, B बनाएगा। अब जैसे शुरुआत हुई तो B तो जस्ट बनना स्टार्ट हुआ है, B कहां कुछ था,
बी तो शुरुआत में था ही नहीं, अब बी बनना शुरुआत हुआ, धीमे धीमे बढ़ रहा है बेचारा, अब बना नहीं कि फिर खर्च भी होने लगा। तो इनिशियल जो ये बी का कंसंट्रेशन है ये तो बहुत कम है, ये तो बच्चों बहुत ही कम है। तो ये जो रेट है बी के खर्च होने का, वो शुरुआती बी के खर्च होने का रेट तो बहुत कम है। मतलब शुरुआत में क्या होगा कि ए जो है तेजी से खर्च होगा तो बी बनेगा तो तेजी से, लेकिन उतनी तेजी से बी का कंजम्पशन नहीं हो पाएगा। तो एक तरफ से आमदनी हो रही है, यहां से आमदनी हुई, यहां खर्च हो रहा है, आमदनी ज्यादा है खर्च कम है, तो बी जो है उसका खजाना बढ़ता जाएगा, या ऐसा कह लें कि बी जो है नेट इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन धीमे धीमे क्या होगा बच्चों, धीमे धीमे ऐसा होगा कि ये जो ए है वो कम होता जाएगा और बी का अमाउंट बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है इट विल ग्रेजुअली डिक्रीज एंड दिस कंसंट्रेशन ऑफ बी विल ग्रेजुअली इंक्रीज। तो अब ये जैसे जैसे कम होगा बच्चों तो ये भी तो कम होगा। हम क्या करें, इसको लिख देते हैं चलो R1, तो R1 रिड्यूस होगा, और इसको लिख देते हैं R2। तो B जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे R2 बढ़ रहा है। तो B का बनने का रेट है बच्चों R1 और B के खर्च होने का रेट है R2। धीमे धीमे R1 होता जाएगा कम, धीमे धीमे रिसेशन के चलते B की आमदनी हो गई कम और खर्चे बढ़ते गए ज्यादा। तो फिर क्या होगा, फिर जब ऐसा हो जाएगा कि बनना कम और खर्चा ज्यादा, तो फिर बी जो है घटने लगेगा। तो देखो समझो गौर से, शुरुआत में बी तेजी से बन रहा था, खर्च हो रहा था धीरे धीरे, तो बी का नेट फॉर्मेशन हो रहा था। और जब एक समय ऐसा भी आएगा कि जो है बी बनेगा धीरे धीरे और खर्च होगा तेजी से, तो नेट कंजम्पशन होगा। तो ये जो बी है उसमें हमने इसलिए यहां पर फॉर्मेशन या कंजम्पशन की बात नहीं करी क्योंकि पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा, मतलब दोनों इस रिएक्शन में दोनों बातें होंगी बच्चों। शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में बी का फॉर्मेशन होगा, नेट फॉर्मेशन होगा, बी बढ़ेगा। लेकिन एक समय, एक निश्चित टाइम आने के बाद, एक पॉइंट आने के बाद ऐसा होगा कि फिर बी जो है वो कंज्यूम होने लगेगा, नेट कंजम्पशन होने लगेगा, फॉर्मेशन नहीं, यानी बी का जो कंसंट्रेशन एक हाइट तक जाएगा फिर गिरने लगेगा और अंत में गिरना ही है। क्यों गिरना है, अंत में जब रिएक्शन का दी एंड होगा तो वी विल हैव ओनली दिस सी, ना तो हमारे पास ए दिखेगा ना बी दिखेगा, तो बी बीच में बना फिर खर्च होगा तभी ना सी बनेगा। फाइनली यू विल हैव ओनली सी, नाइदर ए नॉर बी। तो यही बच्चों सीक्वेंस है। अब हमें यही समझना है कि ये कब तक जो है नेट फॉर्म होता है, कब से ये कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है। देखो सारी बातें भी बड़े स्पष्ट तरीके से समझने वाले हैं हम लोग। एनीवेज, तो बच्चों ये जो dB/dt नेट है, जो dB/dt नेट है, this is what? This is, you can say, R1 minus R2, or you can say that this is K1A minus K2B. This is K1A minus K2B. अब बच्चों अभी हमने जो बातें समझी थी, अगर उनको थोड़ा सा वर्ड्स में लिख लेंगे तो दिमाग में रहता है हमेशा। तो क्या हो रहा होगा बी के साथ बच्चों, क्या हो रहा होगा? पहले ये थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देते हैं, थोड़ा देख लें कि बी के साथ क्या घटनाएं घट रही हैं, फिर सी पर आते हैं। चल, तो बच्चों इनिशियली शुरुआत में ये जो ए है वो तो बी से नेचुरली ज्यादा है, बी तो शुरुआत में था ही नहीं, धीमे धीमे बनना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि नेचुरली ये जो R1 है वो R2 से काफी ज्यादा आएगा, और अगर R1 R2 से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा दैट ये जो dB/dt नेट है, यानी कि नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस V विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस वुड बी अ पॉजिटिव रेट। ये क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव रेट।
अब अगर ये पॉजिटिव रेट हो गई तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव रेट होने का मतलब ये हुआ कि बी जो है वो नेट फॉर्म हो रहा है। पॉजिटिव रेट होने का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव रेट होने का मतलब हुआ कि नेट फॉर्मेशन ऑफ बी, नेट फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक, अच्छा, अब ग्रेजुअली क्या होगा? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ही रिएक्शन बच्चों आगे बढ़ेगी ये ए जो है वो गिरने लगेगा और ये जो बी है उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपने अभी तो देखा कि भाई शुरुआत में तो मतलब ए तो खर्च हो रहा है और बी का नेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या होगा फिर? क्योंकि रेट कांस्टेंट तो जो है फिक्स है, सेम टेम्परेचर पर रिएक्शन चल रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर ए को हम कम करेंगे प्यारे बच्चों तो व्हाट विल हैपन? दिस R1 विल ऑल्सो फॉल एंड दिस R2 विल इनहेंस और इंक्रीज। तो धीमे धीमे ये जो इक्वेशन है बच्चों, इसका पैटर्न चेंज होता जाएगा। रीजन क्या है? ये जो R1 माइनस R2 है शुरुआत में तो पॉजिटिव है, लेकिन धीमे धीमे इस R1 माइनस R2 की वैल्यू बच्चों कम होती जाएगी। यानी बनने की रेट घटती चली जाएगी, और बनने की रेट घटती चली जाएगी। एक समय ऐसा होगा कि ये जो R1 है और ये जो R2 है वो एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, मतलब बी जिस रेट से बना उस रेट से ही खर्च हुआ। उस स्टेट को बोलेंगे स्टेडी स्टेट। और उसके बाद क्या होगा? फिर R2 बढ़ जाएगा और R1 और छोटा हो जाएगा। तब फिर क्या होगा प्यारे बच्चों? तब जो तुम्हारा बी है वो नेट खर्च होने लगेगा। तो शुरुआत में तो क्या हो रहा है कि R1 बड़ा है, R2 छोटा है, तो क्या हुआ? R1 बड़ा, R2 छोटा, तो उसका मतलब बस इतनी सी बात है कि जो नेट है वो क्या है? फॉर्मेशन है बी का। इनिशियली जो नेट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बी। Why? Because this net rate of B is positive. Because net rate of B is positive. But during the reaction, as R is decreasing and R1 is decreasing and R2 is increasing, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो dB net है, सॉरी dB by dt net है, गौर से समझो बच्चों, ये बात समझने की है। वैसे तो उसको याद रख के भी काम चल सकता है, फाइनल जो रिजल्ट्स हैं बच्चों की कर रहे हैं तो ठीक से समझ लीजिए। तो ये जो नेट है ये कैसा होगा बच्चों? ये डिक्रीजिंग होगा। ये कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा मतलब ये कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा, एक समय बच्चों ऐसा आएगा कि जब ये R1 और R2 बराबर होगा, तब यही dB नेट, यही dB by dt नेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब B का कंसंट्रेशन ना ही बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो शुरुआत किए B नेट फॉर्म हो रहा था, धीमे धीमे क्या हुआ? R1 कम होने लगा, R2 बढ़ने लगा। जब ये बढ़ने लगा, ये कम होने लगा, तो नेचुरली ये गिरने लगा। एक समय ये आया जब R1 R2 एकदम ये घटते घटते और ये बढ़ते बढ़ते ये नौबत आ गई कि दोनों इक्वल हो गए। तो फिर इक्वल हो गए तो ये जीरो हो गया। ये जीरो हो गया। इसी को बोलेंगे स्टेडी स्टेट, इसी को बोलेंगे स्टेडी स्टेट। चलो आगे पेज में कर लेते हैं। ओके, तो बात हुई कि ये जो स्टेडी स्टेट है इस सीरीज रिएक्शन में, उसका मतलब क्या है? तो बच्चों ये जो स्टेडी स्टेट है, भाई हम जो समझे वही मतलब है कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि जो dB नेट, dB by dt नेट जो है उसको हो जाना है जीरो। उसको क्या हो जाना है? जीरो। और यू कैन से दैट this R1 is equal to R2, or you can say that this K1A is equal to this K2B.
वर्ड्स में अगर हम लिखें तो एट दिस स्टेट व्हाट इज हैपनिंग, कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, वो दरअसल रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी हो जाता है। वही क्या हो जाता है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, यानी कि बी जिस रेट से बनता है उसी रेट से फॉर्म होता है, सॉरी उसी रेट से कंज्यूम होता है। जब बात किसकी होती है, जब बात बच्चों स्टेडी स्टेट की होती है। तो स्टेडी स्टेट हो गया ये। अच्छा, अब स्टेडी स्टेट के बाद क्या होगा, जैसे ही स्टेडी स्टेट आया, एक पल के लिए स्टेडी स्टेट आएगा बच्चों, एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये जो R1 और R2 है, इसका घटना, R1 का घटना जारी है, क्योंकि A जो है डिकम्पोज हो ही रहा था, और R2 का बढ़ना भी जारी है क्योंकि B बढ़ रहा था। तो एक क्षण भर के लिए स्टेडी स्टेट आता है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये R2 भारी पड़ जाएगा इस R1 पर, और ये जो dB/dt नेट है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये खर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस रिएक्शन का। वो हमें ये ध्यान रखना है कि दिस स्टेडी स्टेट prevails for a moment only, prevails for a moment only, एक क्षण भर के लिए ही होता है ये, फुल स्टॉप। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद वही होता है जो आप समझ पा रहे हैं कि जो R1 है वो छोटा हो जाता है R2 से, और R1 छोटा हो जाएगा R2 से, तो जो dB/dt नेट है, नाउ इट विल टर्न नेगेटिव, और इट विल टर्न नेगेटिव का मतलब हुआ कि नेट कंजम्पशन ऑफ बी स्टार्ट हो गया है। बी को बढ़ लिया था जितना बढ़ना था, अब नहीं बढ़ना है। नेट कंजम्पशन ऑफ बी कब तक, जब तक कि बी पूरा समाप्त ना हो जाए, जब तक कि बी समाप्त ना हो जाए। कारण ये है कि ए तो बेचारा अब और कम होते चला जाएगा, और जिसके चलते R1 तो और कम होता चला जाएगा R2 की अपेक्षा। तो अब ये तब तक कंज्यूम होता रहेगा जब तक कि बी पूरी तरह खत्म ना हो जाए और सी में कन्वर्ट ना हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायनामिक्स ऑफ दिस बी, जो बीच में है। अभी ये सारी डायनामिक्स, पहले तो हमने इसको थोड़ा सा अच्छे मन से समझ लिया कि बी के साथ हो क्या रहा है। अब इसको थोड़ा सा हमें मैथमेटिकली भी समझना होगा कि कैसे लिखेंगे बी के कंसंट्रेशन को। तो बड़ा इजी है बच्चों, यही मेन समझने की बात है। उसके बाद तो बस फॉर्मेलिटी है, जो बातें हम लोग समझ पा रहे हैं उसको मैथ्स में अप्लाई कर देना, एंड वी विल हैव द आंसर। बट ये समझ भी तो जागृत हो, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बी की बातचीत हो गई। जरा सी की बात करते हैं। सी में देखो क्या हो रहा है। अच्छा जरा देखो, अगर ये बनाना नहीं, मैं ऐसे ही समझा रहा हूं कि अगर बी का ग्राफ बनाया जाए तो पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। 0 से स्टार्ट हुआ, वापस 0 पे आ गया। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। अब बच्चों 2 मेंबर तो निपटा लिए हमने, अब इसमें एक तीसरा मेंबर भी है ना, सी, है ना। देखो यहां फिर से रिएक्शन लिख दे रहे हैं कि ए इज फॉर्मिंग बी और बी से चेंज हो रहा है सी में। तो अल्टीमेटली हमारे पास तो सी ही दिखना चाहिए, ये दोनों तो कंज्यूम हो जाने चाहिए। अच्छा, और सी का बनने का जो रेट है वो वही है जो कि बी के खर्च होने का रेट है। तो अगर ऐसे लिखा जाए दैट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, तो अब यहां पर कोई दो मत नहीं है कि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो सी के बनने का रेट क्या है, जो बी के खर्च होने का रेट है, यानी कि K2B। दिस इज व्हाट, K2B।
ये जो बी के खर्च होने का रेट है वही सी के बनने का रेट है। यहां पर आप चाहे तो उसको ऐड कर सकते हैं, दैट दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, या जिसको कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले R2 लिख रहे थे, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। तो एज द टाइम पासेस दिस बी विल इंक्रीज and this R2 will also increase as we have done earlier। तो बच्चों ये तो बात रही नेट कि A के साथ क्या होना है, B के साथ क्या होना है और C के साथ क्या होना है। A को नेट खर्च होना है, B को नेट फॉर्म होना है, लेकिन B के साथ क्या होगा, B शुरुआत में तो नेट फॉर्मेशन होगा और बाद में एक लेवल पर आके फिर ये क्षीण होने लगेगा, क्षय होने लगेगा, डिकम्पोज होने लगेगा। So this is the basic actual meaning of this series reaction and involved constituents। अब भाई ये तो ठीक है, भावनात्मक रूप से समझ गए, लॉजिकली भी समझ गए, लिखा पढ़ी में नहीं समझे कि दरअसल ठीक है अभी तो बात समझ आ गई सर, थोड़ा ये भी तो बता दीजिए कि टी टाइम बाद ए कितना होगा, बी कितना होगा और सी कितना होगा। ये पता चलता तो बड़ी अच्छी बात रहती। सर अगर ये भी पता चल जाए कि कितने समय बाद स्टेडी स्टेट आएगा, जो भी आप पीछे चर्चा कर रहे थे कि जब जो है ये K1 और K2A बराबर हो जाए, मीन्स वो मोमेंट जहां पर B का बनना और बिगड़ना बराबर हो जाए, तो अगर उसका भी टाइम पता चलता तो वो भी एक कायदे का सवाल बन सकता था किसी भी अच्छे एग्जाम में, बिल्कुल बन सकता है। बच्चों देखो सारी बातें समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग A से। लेट्स बिगिन विथ A। तो पहला नंबर है अपना A का। अब A का नंबर बहुत इजी, कारण यह इजी क्यों है, ये बच्चों इसलिए इजी है, अगर A की बात करें तो A के बारे में तो केवल इतना सा ही है कि जो -dA/dt है वो दरअसल K1A है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस और कॉमन अपने लिए अब इक्वेशन हो चुकी है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जब इस तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, व्हेन वी इंटीग्रेट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें बच्चों मिलता था AT इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस KT। तो K ना हो के K1 है तो K1T हो गया। और AT क्या हो जाता है, यही AT हो जाता है A का कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। तो ये तो देखो कितने आराम से निपट गई बात। A का मामला कितना हल्का हो गया, ये तो पहले से ही सर कर चुके हैं, अरे ये तो पुरानी बात हो गई सर, इसमें तो कोई नई बात हुई नहीं। तो A में और होना ही क्या है, क्योंकि A को तो फर्स्ट ऑर्डर से डिकम्पोज होना है, तो वो पुरानी जो चीजें वही होंगी, दैट AT इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस KT। अच्छा भाई ये AT क्या है, ये AT है ये कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T। तो ये तो हुई भाई A की बात। अब B में बड़ा पंगा है, देखो B को समझो। आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, दैट दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1। ये बच्चों पहला रिजल्ट है, B आएगा वो दूसरा रिजल्ट होगा, C तीसरा रिजल्ट होगा, तीनों में याद रखने। चलिए अब बच्चों बात करी जाए इस B की। B के साथ देखो क्या होना है। तो B में पढ़ रहे थे कि जो नेट dB/dt लिखते हैं वो दरअसल उसकी वैल्यू हो जाती थी K1A माइनस K2B। ठीक बात है, ये हो गया dB/dt। अब अभी A तो थोड़ी देर पहले सॉल्व भी किए, A को सॉल्व किए तो A की वैल्यू क्या आई थी, दिस वॉज A0 e टू द पावर माइनस KT। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं प्यारे बच्चों, dB/dt प्लस K2B
और ये हो जाएगा सामने K1 और ये आ रहा है A0 e टू द पावर माइनस K1t। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b। तो बच्चों मैथ्स में अभी जब आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में आपको सिखाया जाएगा दैट दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो नीट के बच्चे हैं वो भूल जाएं, बस वो याद रख लें कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज फर्स्ट ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मन में आएगा सर इक्वेशन तो है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? अरे जिसमें डेरिवेटिव्स हो ऐसी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब इंटीग्रेट करने से डेरिवेटिव गायब हो जाता है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो चाहे तो वैसे कोई उसका औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए आपको बता देते हैं। ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दरअसल क्या है, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें dy बाई डी एक्स प्लस वाई एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है, इट्स सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि हमें ये डेरिवेटिव्स एलिमिनेट कर देने पड़ते हैं। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज y into if, this is equal to integral gx into if और कंप्लीट dx, पूरा इंटीग्रेशन है, और प्लस c। अब ये if वाला यदि नहीं है, ये इंग्लिश वाला if वो नहीं है, दिस if इज एक्चुअली इंटीग्रल फंक्शन या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी आप कह लें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कहा जाता है इसको, इंटीग्रल फंक्शन भी कहा जाता है, और इसकी वैल्यू लिखी जाती है बच्चों e टू द पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। अब अगर ये बात, चूंकि ये थोड़ा सा जटिल है, अभी आप तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ABCD शायद जानते नहीं होंगे इस मोमेंट पर, अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप ये बात नहीं समझे कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सर ये क्या भला है, अगर आप ये बात नहीं समझे तो आप इस बात को भूल जाइए। आप भूल जाइए कि सर ने कुछ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी बात भी बताई है, और अगर समझ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप अभी पढ़ेंगे, आप मैथ्स में जब भी आप करेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन, चूंकि ये थोड़ा बाद में आता है, ये इंटीग्रल कैलकुलस का आखिरी चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, देन यू विल बी टॉट अबाउट दिस थिंग्स वेरी इन फुल डिटेल। ओके, तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये e टू द पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है। तो मैं केवल इसलिए आपको ये बता दिया सो दैट यू कैन मेक एनालॉजी कि हाँ भाई ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो कैसे, y की जगह पर यहां पर b लिखा हुआ है, हाँ, y की जगह v लिखा हुआ है, और देखो एकदम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू समथिंग, तो y इंटू K2 लिखा हुआ, और सामने कुछ t का टर्म है। जो काम यहां पर x कर रहा है, अगर हम इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से इस एक्चुअली ये जो हमारा रिजल्ट आया है केमिस्ट्री में, अगर इसको हम थोड़ा सा मिलाने का प्रयास करें तो हम ये ठीक से देख पाएंगे कि जो y है उसकी जगह ली है इस b ने, और ये जो x है उसकी जगह ले ली है इस t ने। बाकी तो सब वैसे ही है, बस फंक्शंस का हेर फेर है। तो एनीवे, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो अब आप ज्यादा चिंतित ना हो, मैं डायरेक्ट अब बी का आंसर भी लिख रहा हूं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो वो तो अपने आप में एक क्वेश्चन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, जब इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो बच्चों आप पा जाते हैं वैल्यू ऑफ दिस बी। आप पा जाते हैं वैल्यू ऑफ दिस बी। तो देखो वो बी की वैल्यू क्या आने वाली है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन,
आपके पास बच्चों ये जो बी आता है उसको बीटी लिख लेते हैं। तो ये जो बीटी आता है इस बीटी इज ए नॉट इंटू K1 डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1 इंटू e टू द पावर माइनस K1t माइनस e टू द पावर माइनस K2t। तो ये रहा बच्चों रिजल्ट नंबर 2। ये रहा रिजल्ट नंबर 2 फॉर बीटी, यानी कि जो बी का कंसंट्रेशन है या बी का एक्टिव मास है टाइम टी पर, वो इतना आता है। सो दिस इज योर रिजल्ट फॉर बीटी। तो ये हो गया आपका सेकेंड रिजल्ट। चलिए, तो बीटी हो गया। तो बीटी इज व्हाट, ए नॉट इंटू K1 डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1 और e टू द पावर माइनस K1t माइनस e टू द पावर माइनस K2t। तो ये जो बीटी की बात हो रही है, ये बीटी क्या है? ये बीटी है बच्चों, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी। टी टाइम बाद ये बीटी का कंसंट्रेशन होता है। हाँ? ए का कंसंट्रेशन कर लिए, बी का भी कंसंट्रेशन हो गया। अब बात करते हैं बच्चों सी की। तो अब ये जो बी के कंसंट्रेशन को निकालने के पीछे की पूरी कथा है, अगर ये कथा आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, और ना भी अगर याद रख पाए तो एटलीस्ट प्लीज ट्राई टू रिमेंबर द रिजल्ट, दैट्स इट। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब कैसे सॉल्व करना है वो भी एक बहुत आसान पार्ट है, बट वो मैथ्स का पार्ट है, तो यहां उसकी चर्चा करना कोई मतलब नहीं। अब बात करते हैं बच्चों हम किसकी? सी की। सी पर आते हैं। तीसरा, 2 रिजल्ट्स हो गए। अब सी का भी क्या है? सी में तो सीधा ही सीधा था कि जो डीसी बाई डी लिखे थे, अब दैट डीसी बाई डी इज व्हाट, दिस इज K2 कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब बच्चों यहां पर इस बी की जगह ये वाला बी आपको रिप्लेस कर देना है। इस बी की जगह ये वाला बी रिप्लेस कर देना है, बीटी। तो इसका मतलब क्या होगा? आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे दैट हमारा ये जो डीसी है, और डीसी को हम 0 से सीटी में इंटीग्रेट कर देते हैं, और ये हो जा रहा है K2 इंटू बीटी। बी की जगह बीटी लिख दिए और dt, और इसको इंटीग्रेट कर देना है 0 से t में। बस हो गया, हो गया। एक स्टेप और लिख देते हैं, चलिए। तो बच्चों ये जो ct है, इस ct की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 टू t, K2 आ जाएगा बाहर, अंदर इस bt को आपको लिखना होगा, मतलब a नॉट, फिर K1, K2 माइनस K1, और फिर उसके अंदर क्या है? e टू द पावर माइनस K1t माइनस e टू द पावर माइनस K2t। तुम कहोगे यार छोटे छोटे इंटीग्रेशन हो नहीं रहे, इतना लंबा चौड़ा। ये भी छोटा सा इंटीग्रेशन है बच्चों, बट ये चीजें आप रियलाइज करेंगे जब थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसमें कोई जान नहीं है, बहुत ही ईजी है। एनीवेज, अब इस इंटीग्रल को जब इंटीग्रेट करेंगे देन यू विल हैव द वैल्यू ऑफ द ct। तो उसका भी हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने वाले हैं। इंटीग्रेट करके भी वही आना है, बट क्वेश्चन सॉल्विंग की दृष्टि से रिजल्ट तो पक्का याद होना चाहिए। देखो रिजल्ट उसका क्या होता है। चलो, तो ये जो ct की वैल्यू लिखी जाती है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ c आफ्टर टाइम t, विच इज द फाइनल प्रोडक्ट, और यू कैन से द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शन, दिस इज a नॉट डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1। अच्छा, उसके अंदर क्या आ जाता है? K1, और फिर आ जाता है 1 माइनस e टू द पावर माइनस K1t, और माइनस K1, और उसके बाद आ जाता है 1 माइनस e टू द पावर माइनस K2t। डन। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका तीसरा रिजल्ट। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका तीसरा रिजल्ट, जिसमें आपने ये सीखा कि ct को t के टर्म में कैसे लिखना है। ct को t के टर्म में कैसे लिखना है? तो दोनों में क्या है? अच्छा, तो ठीक कर रहे हैं।
अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, ये K2 है दरअसल, दिस इज K2। K2 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस K1t, यहाँ K2 है तो यहाँ K1 है, यहाँ K1 है तो यहाँ K2 है, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा CT, ये हो गया तुम्हारा CT। वैसे तो हम लोग, तो ये हो गया बच्चों आपका थर्ड रिजल्ट, है ना, रिजल्ट नंबर 3। और CT क्या है? CT है आपका कंसंट्रेशन ऑफ, व्हाट इज द CT? दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। अब ये तीनों रिजल्ट हमें याद रखने, वैसे तो पीछे हम लोग कर लिए थे, देखो तुरंत लिख देते हैं। अगर BT को देखें, BT और CT में कुछ सिमिलैरिटी है, देखो कैसे। BT लिखा गया A नॉट के बाद दूसरा टर्म आया K1 और K2 माइनस K1। तो CT और BT में एक तो ये K1 का फर्क है, यहां पर K1 नहीं लिखा गया। एनीवेज, अब अंदर जाएं तो अंदर क्या है? अंदर यहां पर थोड़ा सिंपल है, दैट दिस इज जस्ट e टू दी पावर माइनस K1t और माइनस e टू दी पावर माइनस K2t। लेकिन C में क्या है कि थोड़ा सा ये बढ़ जाता है क्योंकि इंटीग्रल बड़ा हो जाता है इसमें। सो दिस इज K2 इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस K1t। आप ऐसे जरूर याद रखें कि यहां भी e टू दी पावर माइनस K1t पहले है, तो यहां भी वो वाला ब्रैकेट पहले जिसमें e टू दी पावर माइनस K1t है, और e टू दी पावर माइनस K2t बाद में। और ये भी ध्यान रखें कि 1 माइनस e टू दी पावर माइनस K1t है, और बाहर यहां पर K1 है तो यहां K2 है। चलिए, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द BT। तो ये तो हम लोग पहले से ही लिख चुके हैं। तो BT हो गया और ये हो गया AT तो बहुत ही सस्ता है, AT तो बहुत सिंपल है, दैट दिस इज A नॉट e टू दी पावर माइनस K1t। तो हमें क्या करना है? हमें बच्चों इस सीक्वेंशियल रिएक्शन की एनालिसिस में ये दूसरा, ये पहला और ये तीसरा रिजल्ट अच्छे से याद रखना है। हमें ये याद रखने तीनों, ताकि हम क्या कर पाए, किसी भी टाइम पर पूछा जाए बताइए भैया C क्या है, तो आप C बता दीजिए। कोई पूछे बताइए B क्या है, तो आप B बता दीजिए, तो आप आराम से सारे आंसर कर पाएंगे। आप इजीली सारे आंसर कर पाएंगे, आप इजीली सारे आंसर कर पाएंगे। तो इतनी पढ़ाई के बाद हम क्या कर पाएंगे? वी कैन आंसर AT, BT, CT। नाउ अब हम लोग इसका आंसर आराम से कर पाएंगे। हो गया कंप्लीट, हो गया। अच्छा, इसमें एक वेरिएशन मैं पूछता हूं, आप जवाब दीजिए, ठीक? अभी लिखेंगे नहीं, बस आपसे बस जानना चाहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए, ठीक है सर आपने बता दिया, आपको ही पूछना चाहिए था, आप नहीं पूछे तो मैं ही पूछ लेता हूं। पूछ ही लेते हैं कि सर अगर मान लीजिए K1 बराबर K2 हो जाए तब क्या होगा? तब तो ये सारा फेल हो जाएगा आपका सिस्टम। ये CT और BT तो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि अगर K1 और K2 सेम हो गया तो डिनोमिनेटर तो प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा, और 0 डिनोमिनेटर मतलब अनडिफाइंड। तब फिर क्या करेंगे? चलो पहले स्टेडी स्टेट निपट लेते हैं, फिर इस पर आएंगे। बच्चों AT, BT, CT से निपट लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? स्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट की बातचीत कर ली जाए कि स्टेडी स्टेट अगर है तो क्या टाइम होता है, हमें ये पता करना है। देखिए, स्टेडी स्टेट में कई सारी बातें जानने की हो सकती है। पहले तो स्टेडी स्टेट में समझ लिया हमने कि जब स्टेडी स्टेट की बात होती है सीक्वेंशियल रिएक्शन में, तो इसका मतलब अभी सर आपने बताया कि जो dB/dt नेट है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ B इज 0 फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट विच इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट। या इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये भी निकला सर कि जो अभी K1A लिख रहे थे आप और ये जो K2B लिख रहे थे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है ये। अच्छा ठीक है। अब ये जो A और B है, इस A और B का जनरल जो एक्सप्रेशन आया है टाइम t के टर्म में, उसको हम लोग लिखते हैं। तो A का जनरल एक्सप्रेशन आया है टाइम t के टर्म में A नॉट e टू द पावर माइनस K1t। ओके। और बच्चों आपका जो B है उसका जो जनरल एक्सप्रेशन आया है टाइम t के टर्म में, दैट इज A नॉट
उसके बाद नीचे लिखना है K2 माइनस K1 और उसके बाद क्या करना है e टू द पावर माइनस K1t और e टू द पावर माइनस K2t। ठीक है, हो गया। ठीक, अब भाई सॉरी यहां पर तो K1 था ना, ये K1 है। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यू गेट अ रिजल्ट। हम डायरेक्ट उस रिजल्ट को लिख देते हैं। वी विल हैव अ रिजल्ट K1 बाई K2 दिस इज इक्वल टू e टू द पावर K1 माइनस K2t। तो पहले तो क्या करें, आप स्टेडी स्टेट में इसको उसी तरह याद रख लीजिए कि K1 बाई K2 इज इक्वल टू e टू द पावर K1 माइनस K2t। या चलिए ऐसे याद नहीं रखना चाहते हैं तो उसको लॉग के टर्म में याद रख लें। इसी को जब हम लॉग में लिखेंगे तो द सेम एक्सप्रेशन बिकम्स लॉग, दोनों साइड अगर हम लॉग ले लें बच्चों तो लॉग K1 बाई K2 दिस इज इक्वल टू K1 माइनस K2 इंटू टी। इधर ये बाहर आ जाएगा और लॉग ई बेस 1 हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो टी है, value of t for the steady state is 1 by K1 minus K2 into log K1 by K2। हो गया। तो ये हुआ बच्चों आपका रिजल्ट नंबर 4, जो हमें ये बताता है कि रिएक्शन को शुरू करने के बाद कितने समय बाद ऐसा होगा कि स्टेडी स्टेट तक हम पहुंच जाएंगे, या यूं कहें कि बी जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से खर्च होने लगेगा। सो व्हाट इज दैट टाइम? सो दैट टाइम इज टी, और आफ्टर टाइम टी स्टेडी स्टेट इज टू बी अचीव्ड एंड द वैल्यू इज 1 by K1 minus K2 into log K1 by K2। So this is the time after which steady state to be achieved। चाहे तो बगल में लिख लिया जाए, ये क्या है, दिस इज द टाइम आफ्टर विच स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड। डन। अब जैसे कोई पूछे कि ठीक है सर, ये बात आपकी हमको समझ आ गई, अब हमें कृपया ये बताइए कि सर ये जो ए का कंसंट्रेशन है वो स्टेडी स्टेट पर क्या होगा, और जो बी का कंसंट्रेशन है वो स्टेडी स्टेट पर क्या होगा। ये दो बातें और बता दीजिए। ठीक, ये तो ए और बी का कंसंट्रेशन कोई अगर स्टेडी स्टेट पर पूछे तो क्या कहोगे, ये है तुम्हारा AT। इस AT में T की ए वाली वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, जो भी आंसर आए आपका, तो ए का कंसंट्रेशन आ जाएगा। और ये है भाई हमारा BT, इस BT में T की ए वाली वैल्यू रख दीजिए, जो भी आंसर T का मिले, तो B का कंसंट्रेशन भी आ जाएगा। और वो जो B का कंसंट्रेशन आएगा वो इस टाइम पर हाईएस्ट होगा। बच्चों इस बात को भी ध्यान रखें, क्योंकि चलो इस टाइम को T ना लिख के थोड़ा सा T0 लिख देते हैं, थोड़ा इसको इज्जत दे देते हैं, T0। Why this is T0? Because this T is special. This T represents the time of steady state. तो इस T0 पर जो B का कंसंट्रेशन है वो सर्वाधिक है। इस T0 पर जो B का कंसंट्रेशन है वो सर्वाधिक है। T0 के पहले या बाद में जो B का कंसंट्रेशन आने वाला है वो क्या होगा, इस कंसंट्रेशन की अपेक्षा कम आएगा। इस बात को जरूर नोट करें हम लोग। ओके बच्चों, तो हमें ये जरूर यहां पर ऐड करना होगा दैट BT इज मैक्सिमम एट T इक्वल टू T0, और यू कैन से स्टेडी स्टेट। जो BT है वो स्टेडी स्टेट पर क्या है, सर्वाधिक वैल्यू लेता है। This is maximum at T equal to T0। चलिए
अब बच्चों लगे हाथों इतनी सारी चर्चा हो ही गई, तो इसमें दो ग्राफ भी बड़े काम के हैं। देखो तो ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ दरअसल एटी बीटी सीटी का देखेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो भाई शुरू करते हैं ग्राफ बनाना। कैसे बनेगा ग्राफ देखो, तो क्या करते हैं, एक ही ग्राफ में तीनों केसेस दिखा देते हैं। ओके, इसके 3 ग्राफ क्यों बनेंगे उसका रीजन देखिए, हम समझते हैं अभी 3 ग्राफ क्यों बनेंगे। देखो बच्चों, तो ये जो एक्सेस है, ये जो वर्टिकल एक्सेस है, ये वर्टिकल एक्सेस मान लेते हैं इसे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज योर कंसंट्रेशन। और बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, लेट्स से दिस रिप्रेजेंट्स टाइम। फाइन। अब हम लोग बात करते हैं, पहले ए की बात करते हैं। तो ए के साथ क्या होना है, ए के साथ क्या होना है भाई, तो ए के साथ कुछ नहीं होना, ए को तो खत्म होना है, कम होना है ए को। तो अगर शुरुआत में उस ए का कंसंट्रेशन से ए नॉट था, तो उसकी तो दुर्गति होनी है ड्यूरिंग द रिएक्शन, और उसको धीमे धीमे करके धीमे 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 एक्सपोनेंशियली इट विल डिक्रीज टिल 0 एट टाइम टी इन्फिनिटी। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में पूरी तरह से रिएक्टेंट खत्म होता है इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो ए का मसला हो गया, ए तो घट रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा जरा सी की बात करें, सी का क्या रोल है, सी का क्या रोल है, तो सी का यहां पर यही रोल है कि इसको बस क्या होना है, सी को बढ़ना है। सी को तो बढ़ना है, तो सी शुरुआत में कुछ था ही नहीं, और धीमे 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 ये बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, और ये बढ़ते बढ़ते आगे चला जाएगा। तो ये बात हुई किसकी, ये बात हुई शुरुआत में 0 था। तो जो ब्लू लाइन है, सॉरी ये जो आपकी येलो लाइन है, दिस येलो लाइन इज रिप्रेजेंटिंग सी। यहां लिख देते हैं दिस इज सी टी, and this pink line represents what? This represents AT. अच्छा B का क्या करें, B के साथ बड़ा दिक्कत। C तो हमेशा ही बढ़ रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रही है। अगर C के बारे में पूछा जाए तो CT जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज। और अगर बात करी जाए AT की, सो दिस इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ये तो हमेशा ही घटना है। अच्छा बच्चों जरा बी के बारे में समझते हैं, बी के साथ क्या होगा। अब जो बी है वो शुरुआत में तो बढ़ता है, लेकिन उसके बाद घटने भी लगता है, और घटते घटते अंततोगत्वा वो भी 0 पर पहुंच जाता है। तो अगर बी की बात करें तो बी का ग्राफ देखो कैसे आ सकता है, गौर करेंगे तो बी का ग्राफ एक तो ऐसे आ सकता है, शुरुआत में 0 था, 0 से बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि फिर जो है घटने लगा, और घटते घटते ये भी क्या हो, ये भी जो है अपनी दुर्गति हो जाए इसकी, ये भी बीटी घटते घटते 0 पर पहुंच जाए, तो हाईएस्ट वैल्यू होके फिर नीचे चला जाए। एक थोड़ी मैंने नालायकी कर दी कि बी जो है ए नॉट से ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है, तो थोड़ा सा टेक्निकली हम लोग को ठीक बनाना पड़ेगा, ये गलत हो गया हमसे ग्राफ। बी कभी भी ए नॉट से ज्यादा कैसे हो जाएगा, ए नॉट तो शुरुआत है, इवन ये सी टी भी जो है ए नॉट से ज्यादा कैसे हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं। क्योंकि अगर कोफिशिएंट मैंने तो वहां पे सब में एक ही एक लिए थे, तो अगर इनका कंसंट्रेशन देखा जाए तो ए से ज्यादा कैसे बढ़ जाएगा, तो इसको जो है फाइनली अगर कोफिशिएंट सबका एक ही एक है ए बी सी, तो अंत में बच्चों क्या होगा कि केवल सी बचेगा, और सी उतना ही रहेगा जितना ए नॉट। अगर सी के एक्सप्रेशन में आप टी को इन्फिनिटी रखेंगे तो यू विल हैव ए नॉट। तो इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, और ये है तुम्हारा सी, ठीक है, ये है अब सी टी, अब ठीक है, इसके लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा चलो बी की बात करी जाए, तो बेचारा बी क्या होगा, शुरुआत में बढ़ा बढ़ा, अच्छी बात है, फिर गिरने लगा, और गिरते गिरते ये भी क्या होगा, ये भी अपने गंतव्य तक यानी 0 पर पहुंच ही जाएगा देर सवेर।
लेकिन अब बी के कई तरह के ग्राफ हो सकते हैं। कैसे? अब बी का एक ग्राफ ऐसा हो सकता है, एक थोड़ा और ऊपर हो सकता है, एक थोड़ा और नीचे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बच्चों। जैसे जैसे एक और बनाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये भी बीटी है, ग्रीन वाला, और व्हाइट वाला भी बीटी है। ये ग्रीन वाला भी बीटी है, अरे चला गया, तो ये है बीटी। हाँ, ये भी बीटी है, और जो व्हाइट है वो भी बीटी है। अब इसका क्या लॉजिक है भाई? ये ऊपर और ये नीचे, इसका कैसे पता चले सर कौन सा सही है बीटी? दोनों सही है बच्चों, दोनों सही है। इसके बीच में भी कई सारे बीटी हो सकते हैं। क्या मतलब है इसका? देखो समझो, अगर हम इस ग्रीन ग्राफ को गौर से देखें तो फॉर दिस ग्रीन ग्राफ मान लेते हैं ये पॉइंट इसका हाईएस्ट है, तो इस ग्रीन वाले के लिए ये है टी नॉट, या यूं कहें कि इस ग्रीन वाले ग्राफ के लिए ये स्टेडी स्टेट है। अच्छा, फिर व्हाइट के लिए स्टेडी स्टेट कुछ और आएगा। तो ये जो स्टेडी स्टेट चेंज हो रहे हैं, ये कैसे चेंज हो रहा है, या ये ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, उसका देखो रीजन है। उसका रीजन ये है कि हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, K1 फर्स्ट और सेकंड। तो उन दो रिएक्शन में अगर हम रिएक्शन 1 की बात करें तो फॉर फर्स्ट रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज K1 एंड फॉर सेकंड रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज K2। ठीक, गौर से समझना। तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ दिस A नॉट, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ दिस A नॉट, इफ यू चेंज दिस K1 एंड K2, तो आपका ये सारे ग्राफ बच्चों चेंज हो जाएंगे। अब ए का और सी का, यानी कि पिंक और जो येलो ग्राफ है, उसके पैटर्न में कोई चेंज ही नहीं आना, क्योंकि एक को घटना है और दूसरे को बढ़ना है, तो कोई झंझट ही नहीं है। हा? तो चेंज तो आएगा पैटर्न में, बट कोई वैसा विजिबल अगर रफली ड्रॉ करें तो वैसा चेंज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको 0 से ए नॉट तक जाना ही है और उसको ए नॉट से 0 तक जाना ही है। तो K1 और K2 के वैल्यू चेंज करने से स्लोप वगैरह चेंज होंगे, लेकिन अंततोगत्वा एक ही जैसा लगभग नजर आएगा। हाँ, लेकिन बी में बहुत फर्क आ जाएगा। देखो कैसे? देखो बी में ये ग्राफ, दो अलग अलग ग्राफ व्हाइट और ग्रीन मैंने क्यों बनाया, और ऐसे कई सारे हो सकते हैं। बीच में भी यू कैन प्लॉट 100 and thousands ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग योर बी लाइक दिस, like this. There may be infinite graphs depending upon this K1, K2. Why it is so? It is so because कि हम बच्चों जब dB by dt net लिखते हैं, हम बच्चों जब dB by dt net लिखते हैं, तो what we write actually? We write K1A minus K2A. Fine. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लिखते हैं बच्चों K1A minus K2A, K2B, ठीक कर लेते हैं, K1A minus K2B। तो अब जरा सोचिए कि पहली रिएक्शन का अगर रेट कांस्टेंट अधिक है K2 से, तो ये क्या है बच्चों? ये अपना है R1 और ये है अपना R2। तो शुरुआत में हमने देखा कि R1 ज्यादा है R2 से। अब मान लीजिए K1 की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाएं तो R1 काफी ज्यादा हो जाएगा, और R1 जितना ज्यादा होगा उतना ही तेजी से क्या होगा? ग्राफ ऊपर जाएगा बच्चों, या उतना ही हाई, मतलब K1 की जितनी बड़ी वैल्यू और K2 की जितनी छोटी वैल्यू आप रखते चले जाएंगे, उतना ही बच्चों क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाता चला जाएगा। और कोई क्या कर दे कि K1 की वैल्यू कम कर दे और K2 की ज्यादा कर दे, तो उतना ही ग्राफ ये नीचे होता चला जाएगा। तो ये जो टी नॉट पर जो हाईएस्ट को जो कंसंट्रेशन है इस बी का, तो इसके लिए अगर इसको ऊंचा उठाना है तो आपको क्या करना होगा? आप क्या कर सकते हैं? आप ए नॉट को बदल नहीं सकते, वो तो चलिए फिक्स हो गया। हाँ, अगर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आप बदलते चले जाएं, मतलब K1 को आप बढ़ाते चले जाएं और K2 को कम करते चले जाएं, तो बच्चों आपका ये इसकी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, और यू कैन से कि इसका हाई बढ़ता चला जाएगा। हाँ, ये ऊपर जाता चला जाएगा। और K2 को बढ़ाते जाओगे, K1 को कम करते जाओगे, तो नेगेटिव वाला पार्ट तुम बढ़ा रहे हो, R2 को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब तुम कंजम्पशन को सपोर्ट कर रहे हो। और व्हेन यू आर सपोर्टिंग कंजम्पशन, व्हाट हैपेंस
कि क्या होगा कि स्टेडी स्टेट पर जाते जाते वो बहुत कम ऊपर तक जा पाएगा, बहुत कम ऊपर जाएगा। तो ये इस ग्राफ का लॉजिक है। तो समवेयर यू मे फाइंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ, समवेयर यू फाइंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ, दिस व्हाट यू कॉल दिस ग्रीन ग्राफ। कभी कभी बीच वाले ग्राफ भी मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ये आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, जैसे इसको नाम दे देते हैं, से लेट्स से नेम इट, इसको इस वाइट वाला ये जो बीटी है, लेट्स से दिस इज BT1, और बच्चों ये जो ग्रीन वाला बीटी है, लेट्स से दिस इज BT2। अब बच्चों इसमें क्या है कि एक चीज और गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि जैसे ये जो बी है, तो शुरुआत में चूंकि हम लोग ये जो रिएक्शन लिख रहे थे, तो ये रिएक्शन इस तरह से लिख रहे थे कि ए से बना बी और बी से बना सी। तो शुरुआत में क्या होगा बच्चों कि जो बी का कंसंट्रेशन है वो सी से सदैव ज्यादा होगा, क्योंकि बी बनने के बाद ही तो सी बनेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो सी है वो ज्यादा हो जाए किससे, बी से। तो इस और कब तक ज्यादा नहीं हो सकता है, जब तक कि बी जो है बी जब तक बन रहा है, मतलब नेट बी का जब तक क्या कहा जाए, जब तक बी का नेट फॉर्मेशन हो रहा है तब तक जो है ये ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब हमें जो ग्राफ बनाना चाहिए वो ग्राफ कैसा होगा, मतलब स्टेडी स्टेट तक हमेशा ये जो बी है वो सी से ऊपर ही नजर आना चाहिए। क्यों भाई, ऐसे ही होगा ना कि नीचे भी हो सकता है? नहीं, एक सेकेंड, ऐसा जरूरी है क्या? मान लीजिए बी तो बढ़ रहा था और नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। बी जब तक बढ़ रहा है, लेकिन सी तो बन ही रहा है ना, सी तो हमेशा ही बढ़ रहा है, तो इनिशियली ज्यादा होना चाहिए, इनिशियली थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। इसको हटा देते हैं बच्चों। इसमें एक और छोटी सी गड़बड़ी हो गई ग्राफ में। वो गड़बड़ी ये है कि शुरुआत में जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत 2-4 सेकेंड बाद देखेंगे, तो बी जो है वो हमेशा जो है सी से ज्यादा ही आना चाहिए। क्यों, बी से ही तो सी बन रहा है। तो शुरुआत में ये जो ग्रीन कलर का जो ग्राफ बनाया है बी का, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसको थोड़ा सा इसके ऊपर से लाना चाहिए था। तो मैं इसको रफ करके दूसरा बना देता हूं। ओके, आई एम ट्राइंग कि ठीक से रफ हो जाए, बाकी पर असर ना पड़े। चलो ठीक है, यहीं मिटा देते हैं बाकी तो। ओके, तो ये जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ये इस तरह से थोड़ा ऊपर से होके आएगा, लाइट से दिस वे। अब ठीक है। तो इसका जो T0 है वो इसका हाईएस्ट पॉइंट, सो दिस इज द T0। ये T0 हो गया, क्योंकि शुरुआत में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि C ज्यादा हो जाए और B छोटा हो जाए। तो शुरुआत में तो ये जो B है वो C के ऊपर ही रहेगा, भले ही फिर आगे जाने पे C इसके ऊपर चला जाए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर T0 और द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट। तो बात हो रही थी कि ये जो B के इतने सारे ग्राफ हैं। अब देखो बच्चों, ये जो B के इतने सारे ग्राफ दिख रहे हैं, तो हम लोग जो K1 और K2 की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ A0, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि K1 जो है K2 की अपेक्षा हम लोग ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हो सकता है इस ग्राफ में और इस ग्राफ में, मान लीजिए ये दूसरा ग्राफ है ग्रीन और ये फर्स्ट ग्राफ है व्हाइट, हो सकता है कि दोनों पहले का K2 दूसरे के K2 से ज्यादा हो। मतलब हमने दोनों ही बढ़ा दिए, K1 भी बढ़ा दिया, K2 भी बढ़ा दिया। लेकिन अगर हमें इस टॉप को या इस मैक्सिमम पॉइंट को ऊपर ले जाना है, तो K2 भले ही आप बढ़ाइए, लेकिन K1 को उस प्रोपोर्शन में थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए। नीचे से अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं तो हमें K1 में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू दिस K2। आप ऐसा भी कर सकते हैं, केवल K1 को बढ़ा दीजिए, K2 को गिरा दीजिए, तो भी ऊपर चला जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, K1 को कुछ मत करिए, K2 को गिरा दीजिए, तो भी ऊपर चला जाएगा। आप K2 को कुछ मत करिए, K1 को बढ़ा दीजिए, तो भी चला जाएगा। मतलब यह है कि अगर हमें
इस स्टेडी स्टेट पर बी के कंसंट्रेशन को मैक्सिमाइज करना है तो हमें K1 में बढ़ोतरी ज्यादा करनी होगी इन कंपैरिजन टू K2। ऐसा करने पर आपके पास बी का कंसंट्रेशन बढ़ते चला जाएगा स्टेडी स्टेट पर, क्योंकि आप R1 को सपोर्ट करेंगे। और अगर उसको नीचे करना है तो K2 में ज्यादा बढ़ोतरी कर दीजिए इन कंपैरिजन टू K1, तो आप R2 को सपोर्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। और R1 को सपोर्ट करेंगे तो फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। इतनी सी बात, इसको लिख लेते हैं। चलिए, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि एट स्टेडी स्टेट कॉमा if higher concentration of B is required, तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि K1 को बढ़ाना होगा, K1 to be maximize। अच्छा, और इसी का अगर उल्टा करना हो, इफ लोअर कंसंट्रेशन चाहिए स्टेडी स्टेट पर, तो हमें क्या करना होगा? K2 पर ध्यान देना होगा, K2 टू बी मैक्सिमाइज्ड। इतनी सी बात है बी की। तो बी के कई सारे प्रोफाइल्स पॉसिबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द K1 एंड K2। अब बच्चों, सीरीज या सीक्वेंशियल रिएक्शन के जो पैटर्न में एक बड़ा जबरदस्त काम हम लोग कर सकते हैं कि व्हाट इफ K1 इक्वल टू K2। अब सारा जो है मामला फंस जाएगा। हमने जो भी दिमाग लगाया वो सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि अगर आप अभी जो पढ़ रहे थे उसमें चाहे तो हम बीटी की बात कर लें, तो बीटी में क्या होता था? नीचे K2 माइनस K1 आता था। और चाहे बात कर लें किसकी? सीटी की, तो सीटी में क्या होता था बच्चों? उसमें भी नीचे K2 माइनस K1 आता था, और भी बहुत कुछ आता था। लेकिन बीटी और सीटी दोनों में ही नीचे तो K2 माइनस K1 आता ही था, तो दोनों तो गड़बड़ा जाएंगे। अब अगर K1 इक्वल टू K2 हो गया तो इसका ये अर्थ निकलेगा कि K2 माइनस K1 हो गया 0, और अगर ये 0 हो गया तो फिर डिनोमिनेटर में 0 चलेगा कैसे? तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ऐसी परिस्थिति में अगर ऊपर वाला फॉर्मूला कोई यूज कर रहा है तो किसी काम का नहीं, क्योंकि ये दोनों ही कैसे हो जा रहे हैं? अनडिफाइंड हो जा रहे हैं। ये दोनों ही कैसे हो जा रहे हैं बच्चों? ये दोनों ही अनडिफाइंड हो जा रहे हैं, बीटी और सीटी। तब तो सर फंस गए, क्या करें? तब फंस गए सर, क्या करें? देखिए, कोई फंसने की जरूरत नहीं है, आराम से हम लोग इस झंझट से उबर सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, तो अगर हमारे ये जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में जो दो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, उन दोनों का ही रेट कांस्टेंट हो जाए K, मतलब इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो K1 है दिस इज K2 एंड दिस इज इक्वल टू K। तो बच्चों शुरुआत करते हैं A से। तो A का जो माइनस dA/dt है वो तो क्या है? वो तो KA हो जाएगा। तो यहां से तो रिजल्ट लिखना बहुत इजी है कि जो AT है दिस इज A0 e टू दी पावर माइनस KT। फाइन। अब बात करते हैं B की। तो B में जैसे कि अभी कर रहे थे कि जो B का जो नेट जमा खर्च का हिसाब है dB/dt नेट, तो भाई ये क्या होता है? ये हो जाता है KA, और अब हो जाएगा KB। K2 भी ना होके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? KB।
के बी हो गया। अब ये के बी हो गया। पहले K1 K2 लिखा करते थे, अब के बी लिख देना है, बस इतनी सी बात है। चलो तीसरे को भी यहीं निपटा देते हैं। तीसरा जो नेट फॉर्मेशन ऑफ सी है वो हो जाएगा के बी, K2B की जगह के बी। अब बस क्या होगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। देखिए रिजल्ट नंबर 1 तक तो पहुंच ही गए, पहले रिजल्ट में तो कोई कष्ट ही नहीं है, पहले रिजल्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज R1 रिजल्ट 1। जरा दूसरे को भी देखो, फटाफट देख लेते हैं दूसरे में क्या होगा। तो बच्चों ये जो दूसरा रिजल्ट है, इस दूसरे रिजल्ट में dB/dt दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू K AT। तो AT क्या है भाई, A0 e टू दी पावर माइनस KT, फाइन। और माइनस K2B, तो K2 की जगह केवल K ही आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो अब भाई क्या हो गया, ले देके ये हो गया कि जो dB/dt है प्लस K इंटू बी, और ये हो गया प्यारे बच्चों K A0 e टू दी पावर माइनस KT, K A0 e टू दी पावर माइनस KT। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसका इंटीग्रल फ्रैक्शन क्या हुआ, देखो हम लोगों ने क्या सीखा है, dy/dx प्लस yfx, तो ये है ft, दिस इक्वल टू gx, मतलब ये है तुम्हारा gt, gx ना होके gt हो गया, ठीक है। ओके, दोज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट कीन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लीज डोंट वरी, अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आप बस रिजल्ट याद रखिए। तो ये हो गया yfx इक्वल टू gx। चूंकि ये स्टैंडर्ड उस तरह से नहीं है, चूंकि K1 और K2 स्टैंडर्ड होते हैं, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा यहां पर। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी e टू द पावर इंटीग्रल ft dt, तो ये हो जाएगा e टू द पावर kt, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रल फंक्शन। तो y इंटू इंटीग्रल फंक्शन क्या हो गया भाई, तो y हो गया तुम्हारा bt फाइनली, और इंटीग्रल फंक्शन हो गया e टू दी पावर kt। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हो जाता है, y इंटू इंटीग्रल फंक्शन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल gx, तो gx यानी gt, तो K A0 e टू दी पावर माइनस KT, और इंटू इंटीग्रल फंक्शन तो वो हो गया e टू दी पावर KT और dt। हाँ, ये क्या है बच्चों, ये है तुम्हारा GT। अभी जो मैंने पीछे आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया इंटीग्रल फंक्शन, और इसको इंटीग्रेट कर देना है कहां से कहां तक, 0 से t में, तो कोई कांस्टेंट की भी जगह नहीं बचती है। अगर ये इनडेफिनेट टाइप से सॉल्व की जाए तो फिर आगे कांस्टेंट लिखना है, लेकिन यहां तो सब डेफिनेट ही है, तो कांस्टेंट नहीं आएगा। अब बच्चों क्या हो रहा है कि ये जो e टू दी पावर KT और e टू दी पावर माइनस KT, इसका जय श्री राम हो गया, KT माइनस KT निपट गया। तो ले दे के केवल K A0 ही बचा, तो ये हो गया K A0, और इंटीग्रेट करेंगे तो t का टर्म है नहीं, तो t ही आ जाएगा 0 से t में। तो देखो कितना इजी हो गया, ये कितना इजी हो गया बच्चों। ये यहां से जो bt की वैल्यू आई, दिस इज व्हाट, दिस इज K A0 t e टू द पावर माइनस KT। क्या वैल्यू आई बच्चों, bt इज इक्वल टू K A0 t और e टू द पावर माइनस KT, या यूं कह लें कि जो bt आया वो दरअसल A0 e टू द पावर माइनस KT, तो 80 रहता है, इसमें क्या हुआ, KT और मल्टीप्लाई हो गया और 80 हो गया। ये BT क्या हो गया, 80 इंटू KT, BT हो गया 80 इंटू KT।
या ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी इंटू के टी। ठीक, सो दिस इज योर बी टी। तो ये मामला इजी हो गया। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह तो नहीं किए हम लोग। ठीक है, ये इधर पहुंच गया, ये जी ये एफ ई टू दी पावर इंटीग्रल एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया ई टू दी पावर के टी, फाइन, और बी टी इंटू ई टू दी पावर के टी, ओके, और के ए नॉट। ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ये हो गया, देखो कितना इजी हो गया ये। अब बच्चों ये आपको याद रखना है कि अगर दोनों रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सेम हो जाए, अगर दोनों रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सेम हो जाए तो हमारा आंसर ये आता है बीटी का, के टी इंटू ए टी। देखो तो बच्चों अपना जो बीटी रहा, तो बच्चों अपना जो बीटी रहा वो क्या हो रहा, वो रहा के इंटू टी इंटू ए नॉट ए टू द पावर माइनस के टी, और यू कैन से के टी इंटू ए टी। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा रिजल्ट। ये हो गया R2 जो कि बहुत ही इजी हो गया, के टी इंटू ए टी। दिस इज व्हाट, दिस इज R2। अब अगर CT की कोई बात करने लगे तो CT में क्या सीखे थे, CT में सीखे थे कि जो dc बाई dt रहता है ये रहता है K2 इंटू बी, या ये रह जाता है K2 इंटू, अब B की वैल्यू क्या है, अब K2 क्यों लिख दिया, K ही है ना, वाई K2 KB। अच्छा ठीक है भाई, अब ये B क्या होता है, अब ये B हो गया KT इंटू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। तब जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये DC हो जाएगा के स्क्वायर और ए नॉट, तो बच्चों बाहर आ गया। अच्छा अंदर हो जाएगा T और ई टू दी पावर माइनस के टी, और 0 से T। ठीक, यहां 0 से CT। तब अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जो CT की वैल्यू है दैट इज व्हाट, के स्क्वायर इंटू ए नॉट, और बच्चों 0 टू T और T इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, अगर आएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये तो रहा मसला किसका, ये रहा CT का मसला। अब कोई कहे कि इस सिचुएशन में सर अगर ये अपना स्टेडी स्टेट हो जाए, जब दोनों का K1 और K2 सेम हो जाए, तब स्टेडी स्टेट का टाइम भी बता दीजिए। तो जब स्टेडी स्टेट का बच्चों टाइम लिख रहे थे तो उसमें भी अगर आपको ध्यान हो तो उसमें भी K1 माइनस K2 लिखते थे, उसमें जो रिजल्ट आता था उसमें भी K1 माइनस K2 आता था। तो उसको भी जरा एक बार कर लेते हैं। अब अगर बच्चों बात स्टेडी स्टेट की करें तो स्टेडी स्टेट में क्या सीखे, स्टेडी स्टेट में ये सीखे कि R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए, मतलब के ए इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, के बी हो जाना चाहिए। यही तो R1 है और यही तो R2 है। तो एक बात तो ये समझ आ गई कि चूंकि के दोनों सेम है तो स्टेडी स्टेट का अर्थ होगा कि ए और बी दोनों के कंसंट्रेशन सेम होने चाहिए, तभी स्टेडी स्टेट आएगी। अच्छा ठीक, अब ए क्या है भाई, तो ए लिखे हैं हम लोग ए नॉट ए टू दी पावर माइनस, या ए को चलो ए टी ही लिख दो, ए को क्या करते हैं ए टी ही लिख देते हैं। और जो बी आया वो क्या हुआ, वो हो गया के टी इंटू ए टी। तो इससे ये पता चल गया कि ये तो दोनों नॉन जीरो हैं तो कैंसिल ही हो जाने हैं, मतलब जो टी है वो 1/k। ओ वाओ, कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया, टी इज इक्वल टू 1/k। जबरदस्त हो गया ये तो, टी हो गया भैया 1/k। अरे रे रे रे, सॉरी,
So this is the time at which steady state to be achieved when both rate constants are same. So this is your fourth result. तो ऐसे बच्चों कुछ भी आपसे ट्विस्ट करके सवाल पूछे जा सकते हैं, बट इफ योर बेसिक्स आर क्लियर, अगर आप बच्चों ठीक से समझते हैं कि ये चीजें प्रकट कहां से होती हैं, तो कभी कोई ऊंच नीच हुई, कोई सवाल आड़ा तिरछा कर दिया, तो आप अकॉर्डिंगली उसको आप भी आड़े तिरछे होकर उसका आंसर कर सकते हैं. तो खैर ये तो बातें रही जिसमें हम लोगों ने सीखा कि सीरीज रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है. So that part is completely over. Thank you, बच्चों.